जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है कि वो दलितों, अनुसूचित जाति यानी एससी में जातीय उपवर्गीकरण कर सकें। इसे व्यापक तौर पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन वंचितों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ नेता बिफर पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले बड़े चेहरों में एक बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हैं। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले अन्य किसी भी नेता के मुकाबले बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दरअसल कोर्ट के मार्फत आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। वंचित समाज के विभिन्न संगठनों ने भी मायावती और चंद्रशेखर आजाद को वंचित जातियों का दुश्मन बताया कि ये इन जातियों को उनका हक देना नहीं चाहते। तो इन वंचित जातियों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। आज लाडवा रोड शो में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं बहुजन मिशनरी दलीप कंडारा से, उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। आज हम लाडवा में हैं और यहाँ पर हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका भी मिला जो कंडारा जी हैं। वो एक मिशन चलाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो उनका आज जो यहाँ पर आए हैं तो क्या उनका विषय है और किस विषय पे आज ये लाडवा में पहुंचे हैं। तो ये अपनी उसके में बातचीत करेंगे, बात रखेंगे। जी, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने एक सवाल पूछा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हरियाणा में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था और पिछले 18 साल से वो लड़ाई चल रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और 1 अगस्त को वो फैसला आया जो आरक्षण में वर्गीकरण का मामला था। देखिए, आज जब हम 1 अगस्त के फैसले को देखते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों निकल के आते हैं। कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे, और जो आज वंचितों का एक बहुत बड़ा अधिकार था उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देने का काम किया। उसके लिए आज हम लोग यहाँ आए थे लाडवा में, क्योंकि लाडवा से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कल डीएससी के बैनर के नीचे एक कार्यक्रम किया। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, और कल का सब कुछ सही रहा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करेंगे कि ये समस्त डीएससी वंचित वर्ग उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रमुखता से इसमें अपनी आवाज को बुलंद किया। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात को माना कि जो लोग सदियों से गुलामी सह रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी थी, लेकिन जब संविधान में दिए गए आरक्षण का फायदा भी कुछ लोगों को नहीं हुआ, जिसमें एक वर्ग विशेष के लोग रह गए, वो वंचित रह गए उस फायदे से। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, और बीजेपी के जो हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ये सरकार बनती है तो इसे लागू किया जाएगा। उसके लिए आज हम लोग आए। कल का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, बीएससी महासम्मेलन, वहाँ समाज के लोग इकट्ठा होंगे। अभी जींद में भी आपने देखा 50,000 की संख्या से ज्यादा के लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा वो हरियाणा में राज करेगा। तो इनारा दिया। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये वर्गीकरण होने से क्या आपको वो हक मिल पाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, आपका बड़ा उचित एक सवाल है कि फायदा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जब इस प्रदेश में भजन लाल जी की सरकार थी 92 में, तो हम लोगों को वर्गीकरण का फायदा दिया गया। भजन लाल जी के समय में वो 10 साल चला, और जो 2004 में सरकार आई भूपेंद्र हुड्डा की, उन्होंने उसे फिर से इकट्ठा कर दिया, क्योंकि रिट दायर हुई थी। सिरसा के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट डाली और उसकी एवज में इसे खत्म कर दिया गया। हाईकोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और उसका इतना इफेक्ट हुआ था कि जो मामला गैर बराबरी का था वो बराबरी पे आ गया था। चाहे वो राजनीतिक बात करें, क्योंकि राजनीतिक सीटें भी उसके बाद हमें ज्यादा मिलने लगी जो डीएससी के लोग थे,
और जो नौकरियों की क्लास 1 क्लास 2 की बात थी वो भी बराबरी में आने लग गए थे। और वही कुछ लोगों को जो है वो चीज अटपटी लगी, क्योंकि हमने कहा है अगर देखें आज बहुजन की बात करें तो बहुजन में भी फायदा सबको नहीं मिल पा रहा जी। तो अभी 10 साल से भाजपा सरकार सत्ता में है और उसमें काफी ऐसे जो वंचित समाज से जो आप कहा ज्यादातर वही लोग एमपी और मंत्री बने हैं, तो क्या उनके आगे आपने मांगे रखी हैं, क्या वो कितना फायदा आपको समाज का कर पाए? जी देखें, हम लोगों ने लगातार पिछले 18 साल से इस आवाज को बुलंद किया और जो चाहे वो मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, अभी हमारे बीजेपी में एक विधायक थे और मंत्री भी थे, हरियाणा राज्य मंत्री थे वो दिसंबर जी, उन्होंने बड़ा प्रमुखता से इस बात को उठाया विधानसभा में भी कि मेरे समाज के उन लोगों को जो पिछड़ गए हैं, जो वंचित रहे, उन्हें अधिकार दिया जाए। और बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पेट और अपना गेट बड़ा करने का काम करे, उन्हें ना वंचितों से लेना, ना एससी से, ना शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और उन लोगों को हम भी सरकार को कहते हैं कि आप उन लोगों को आगे लेके आए जो सरकार जो समाज के हितों की बात कर रहा है। अगर कोई समाज के हितों की बात नहीं कर रहा तो उसे पीछे हटाए जी। ये हमारा है कि जो लोग समाज की बात करें उन्हें सरकार है मौका दे। तो हमारा जो एससी का अभी तक का जो बैकलॉग है वो लाखों के हिसाब से खाली पड़ा है, तो क्या कभी आपने उसके बारे में सरकार के सामने वो बातें रखी हैं, मांगे रखी हैं उसको पूरा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने बैकलॉग की भी बात रखी है और इस पे कई बार धरने प्रदर्शन भी किए। और इससे पहले बहुजन मूवमेंट में हमारा एक अहम योगदान रहा है, चाहे वो कोई भी हरियाणा की मुख्य एट्रोसिटी है, वहां पे हम लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन जब से 1 अगस्त का फैसला आया, हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे बड़े भाई हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। कि हम लोगों ने, चाहे वो माननीय बहन जी हो, चाहे अभी नवनिर्वाचित सांसद हो चंद्रशेखर आजाद, जिनकी अपनी एक नई पार्टी है, तो उन सब लोगों से भी ये कहा कि भाई आप लोग विरोध ना करें, आप परस्पर वार्ता के लिए आए। अगर हम लोग गलत हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन वार्ता ना करके उन्होंने अपने छोटे भाइयों का विरोध किया, जिसे पूरे समाज में एक फूट का एक संदेश गया, फूट डालने का काम हुआ। तो चंद्रशेखर का कहना तो ये है कि इससे जो दरार है वो ज्यादा बढ़ेगी और ये जो फैसला आया है, हमारा आपसी फैसला है, हम आपसी भाई बैठ के उसमें बात करेंगे। तो ये जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक बंदर बाट का उन्होंने काम कर दिया। ये उनका मानना है, वो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। जी देखिए, चंद्रशेखर एक पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं उन्हें मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि अगर मैच्योर पॉलिटिशियन होते हैं तो देखिए जब नगीना में स्पेशल मैं डीएससी की कम्युनिटी है, वाल्मीकि कम्युनिटी जिससे मैं आता हूँ, मैं अगर उसकी बात करूं तो 21 लाख रुपए उन गरीब लोगों ने इकट्ठे करके चंद्रशेखर को दिए और इलेक्शन भी जिताया। दिन रात उनके साथ संघर्ष किया और उन्हें विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन जाते ही चंद्रशेखर ने क्या किया, विरोध किया। अगर मैं बात करूं कि आप कह रहे बंदर बांटना, तो बंदर बांट है और ना ये गैर बराबरी का कोई ऐसा मसला है किससे फूट पड़ी। इससे होता है कि अगर आपका भाई कमजोर है तो उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट या आपके दुलार की, आपके साथ की जरूरत है और आप उसका साथ ना दो। आज जब चंद्रशेखर को कहना चाहिए तो माननीय हमारे जो काशीराम जी थे, काशीराम जी की एक स्टेटमेंट थी कि भाई आप इन्हें आरक्षण दे दो, ये आपको सत्ता देंगे, ये आपको पीएम के पद तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके चलते आज पूरे हरियाणा में पिछले संडे 22 तारीख को हम लोग 50,000 की संख्या में इकट्ठे हुए थे और बीजेपी को पूर्ण समर्थन का हम लोगों ने खुला ऐलान कर दिया, क्योंकि बीजेपी के सिवाय हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। हम लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को भी कहा और बहन जी और चंद्रशेखर का तो सवाल ही पैदा नहीं है। बहन जी ने तो सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि जो वर्गीकरण की बात कर रहा है वो पार्टी से बाहर जा सकता है। मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। और शायद एक बात और आपने कही थी कि चंद्रशेखर ने कहा इससे भाईचारा खराब हो रहा है। देखिए, अगर आप हिस्सेदारी की बात करें तो आपस में बैठ के होनी चाहिए थी। और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट कौन ले गया, हम लोगों को हाई कोर्ट कौन ले गया? हम तो नहीं गए। जब हमें भजन लाल जी ने दे दिया था हरियाणा में, तो उस मामले कौन ले गया? आंध्र के मामले कौन ले गया? पंजाब के मामले कौन ले गया? हम तो खुद नहीं गए, हम शौकिया तो गए नहीं, हम लोगों को वहां खींच के लेके गए और 18 साल की लड़ाई के बाद हम जीते। तो ये सरासर एक गलत
मिथ्या है, गलत एक बयानबाजी है कि इससे भाईचारा खराब हो रहा है। चंद्रशेखर ने भी खुद इस बात को माना, जो अभी आपने बात कही है कि उसने माना, उसने कहा भी इस बात को कि मैं सभी उन जातियों का, उनका सभी का मैं एहसानमंद भी हूँ। उन्होंने एहसान भी माना है, लेकिन वो कह रहे भी इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर ये पूरा जो अगर हमारा बैकलॉग भरा जाता है तो वो सारा उनको फायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। देखें, हम लोग छोटे और बड़े भाई हैं, लेकिन अगर भाई भाई की बात ना करे, आज हिस्सेदारी पे हर परिवार में झगड़ा हो रहा है। एक बाप की प्रॉपर्टी में उसके बच्चों का बराबर का हिस्सा होता है। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बाप थे, उन्होंने व्यवस्था की थी कि ये जो नदी है इसका फायदा सबको मिले, जो आरक्षण रूपी नदी चल रही थी, लेकिन उसमें डैम बना के उसे रोक दिया गया। और जो चंद्रशेखर ने बात मानी और एहसान माना, तो उसका एक तरीका हो सकता था, वो खुली जनसभा बुलाते और वहां पे ऐलान करते कि आए हम लोग परस्पर बैठ के बात करेंगे। ना तो चर्चा हुई, सीधे सीधे विरोध हुआ। और विरोध का अभी भी आपने देखा होगा, चंद्रशेखर का पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है। जिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसका झंडा उठाया था, उन्होंने झंडा और उसका पुतला फूंकना शुरू कर दिया। ये जो अकल आनी चाहिए थी, पहले आनी चाहिए थी, बाद में नहीं, क्योंकि अब ठोकर लग चुकी है। एक सवाल सर और भी है। अब बात करते हैं हम 85 और 15 की। तो 85-15 के अंदर उनको बांटा गया है 50% आरक्षण से ज्यादा SC, ST, OBC को नहीं दे सकते, वो कहा गया है। और जो 15% में वो तकरीबन सभी वो लोग हैं, वो अपर कास्ट के लोग जिनको माना जाता है वो लोग हैं, तो आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता इसको? देखिए, मैं उसका कभी विरोध किया है क्या? नहीं, मैं आपका सवाल किया तो कई बार ये सवाल घुमाए जाते हैं, हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, वहां पे भी डाइवर्ट किया जा रहा है। एक मेरे सामने मुझे दिया गया एक थाली है, उसमें जो मेरे सामने पड़ा हुआ मैं वो ही नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं कहूँ उससे ज्यादा मुझे मिल जाए। पहले तो मैं अपना, जो मेरा भाई है, जो बहुजन का नारा दिया गया था, उस बहुजन में हम लोग भी आते हैं, जब वहां पे कुछ बट रहा है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग फालतू की तो कहाँ से उम्मीद करें। हमारा साथ का भाई हमें कुछ देना नहीं चाह रहा, मैं कहूँ कि जर्नल भी हमें दे दे, पहले वो हमें दे, फिर मिलके हम आगे भी ले लेंगे। तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप जर्नल में से लें। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी, हम लोगों तो आज तक उसका फायदा नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नट जाती आज भी रस्सियों पे चल के उसकी बहन बेटी अपना पेट भरती हैं। आज नौकरी और शिक्षा से वो कोसों दूर है, वहां पे इस तरह की कोई ऐसी आज तक बात पहुंची नहीं है। बेहा जाति ले लें, तो उन लोगों को उनमें से तो दे। आप लोग इसकी अपील करें कि जो व्यवस्था है मौजूदा आरक्षण की 22.5% हरियाणा में, उसमें से उनका हक दे दें। और चाहे 2 अप्रैल की बात हो, हम लोग साथ लड़े, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, हम लोगों ने लड़ा। लेकिन 1 अगस्त के बाद हम लोगों ने भी सोचा कि हमारा अगर खुद का भाई हमें घर में हिस्सेदारी नहीं दे रहा, तो हम लोगों को भी कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा, हम लोगों को भी सख्त होना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तो उसके बाद 1 अगस्त के बाद ये फैसला लिया गया, और आज स्थिति आपके सामने। तो अभी आपने बताया है कि कुछ जातियों की बात की है, जैसे नट जाति है, तो वो तो एजुकेशन से बहुत कोसों दूर है, उनको तो उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, या उनके पास तो रहने के लिए नहीं है, कहीं ठिकाना एक जगह उनका रहना नहीं है। तो क्या जो हमारी शिक्षित जितनी जातियां हैं, जो अगर नहीं आगे निकल गई हैं, क्या उनकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए ताकि उनको आगे एजुकेट करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास उनके लिए किए जाने चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है घर के बड़े लड़के की कि वो छोटे भाई बहनों को साथ लेके चले। गलत तो नहीं कह रहा मैं। जब मिशन मूवमेंट चला, चाहे वो हम डॉक्टर अम्बेडकर के बाद की बात करें, या जो भी हमारे महापुरुष है, उनके मिशन मूवमेंट से कुछ लोग जागरूक हो गए, लेकिन वो मिशन मूवमेंट आगे जातियों में बट गया, वो जातियों में बट के रह गया। अभी ना तो कोई डेहे की बस्ती में गया, ना कोई वाल्मीकि की बस्ती में गया, ना कोई ऐसा व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाई कि अगर आपको मिल गया तो आप इसे पास ऑन करें, मूव ऑन करें। तो वहां पे जो अभी आपने बात करी कि जिसको मिल गया उसे चाहिए कि वो अगले को भी समझाए, जागरूक करे, उसे भी मौत दिलाए। कुछ संस्थाएं जो ऐसी काम कर रही हैं, तो काफी उसे मिलना भी हुआ, और उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि जब हम बात करते हैं जैसे वाल्मीकि समाज की, या और जो धानक समाज की, या उसमें जाते हैं, वो लोग मानते नहीं, सुनते नहीं बात।
तो ऐसा भी है क्या? देखिए आपका सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बुद्धि रखते हैं लोग, एक बार नहीं, दो बार नहीं। आप अगर देखेंगे तो मिशन मूवमेंट इस तरह से चलाया नहीं गया कि सभी जातियों से जोड़ा जाए। मिशन मूवमेंट मैंने पहले कहा कि वो जाति में सीमित रह गया, और चंद जाति जो काशीराम जी लेके चले थे मूवमेंट, वो मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, वो मूवमेंट को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। और जब धीरे धीरे जो उन्होंने लीडर पैदा किए थे, हर जाति हर वर्ग में लीडर पैदा किए थे, उन्हें भी, चाहे वो हमारे मानसिंह मुनेड़ा जी, उन्हें भी बदनाम करके मारा गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उन लोगों को खत्म कर दिया गया, और ये जाति में सिमट के पूरा मामला रह गया, और वहीं से मिशन मूवमेंट का अंत हो गया। तो अभी एक IAS अधिकारी है, ACS वो रहे डॉक्टर अवतार सिंह जी, और वो एक ऐसी मुहिम लेकर चले हुए हैं, सागर संस्था उन्होंने बनाई है, वो ACS रहते हुए उन्होंने उस मुहिम को चलाया, और उसमें वो एजुकेशन के लिए घर घर जाके, गांव गांव जाके उन्होंने सशक्त समाज के नाम से एक संस्था संगठन भी खड़ा किया। और उसके बाद वो गांव में रात को कैडर भी लगाते हैं, और एक 6-6 दिन का 7-7 दिन का कैडर वो लगाते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो मेरी भी कई बार उन लोगों से बात हुई है, उन लोगों का भी कहना यही है कि वो हम जैसे उनको समझाना जाता तो मानते ही नहीं, समझते नहीं वो बात को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज से पहले हमें भी यही लगता था कि हमारे लोग नहीं मानते, लेकिन जब हमने हाल फिलहाल में देखा 1 अगस्त के बाद, जब लोग पूछ रहे हैं ये है क्या, जो 565 पेज की जो जजमेंट आई, जब लोगों ने वो पढ़ी है कि है क्या मामला वर्गीकरण का। आज देखें, पंजाब में पहले से लागू था, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का मामला चल रहा था। जब लोग समझते हैं कि हमारा हक अधिकार या हमें कुछ मिल रहा है, मिलने वाला है, तो वो समझते हैं। जब आप लोगों को उनका बेनिफिट दिखाएंगे कि आप आए आगे निकल के, आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, आपके लिए ये स्कीम है, तो वो आएंगे निकल के। अगर आप अकेले सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के और इस तरह का मामला देखेंगे, जैसे एक बहुजन का नारा, मैं काफी देर से आपको कह रहा हूं, बहुजन का नारा दिया गया, लेकिन बहुजन में उन जातियों को हिस्सा नहीं दिया गया। हिस्सेदारी की बात जब चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो रिजर्वेशन से जो नौकरियां मिल रही है उनमें, अगर आप हमारी हिस्सेदारी की बात करते तो हम लोग तन मन धन और लठ और गन हर तरह से साथ है, लेकिन उस तरह की बात नहीं की गई। इसलिए आज हम लोगों ने बैकफुट पे आके, तो क्या भाजपा अभी तक वो दे पाई है? अभी तक जो नौकरी की बात है, वो नौकरियां कितनी की दे पाई है कि 10 साल के अंदर उन्होंने जी कितनी? देखिए, अभी भाजपा की कंपेनिंग चल रही है, उसमें वो लोग भी कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के उन्होंने वो नौकरी दी, और हमने लोगों ने भी देखा। लेकिन अगर मैं बात स्पेशली DSC की करूं, DSC 2014 में जब भाजपा आई, तो भाजपा के आने ये कुछ कारण रहे। जब ये वर्ग बड़ा त्रस्त था, मैं तो हुड्डा सुन रहा था, हम लोग वहां इस चीज के, हम लोग उस समय के जो CM थे हुड्डा, उनसे कोठी पे जाके मिले, कई दफा उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि साहब आप हमारा करें, अगर आप इन्हें अधिकार देंगे तो ये लोग भी अपने बड़े भाइयों के साथ आ जाएंगे और ये लोग भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। 2014 का जो भाजपा का मैनिफेस्टो हरियाणा का, उसमें उन्होंने लिखा कि अंत्योदय के तहत आई थिंक 15 पॉइंट पे वो उन्होंने लिखा था, जो मैनिफेस्टो में उनका वादा था कि अंत्योदय के तहत हम लोग आरक्षण का फायदा उस वर्ग को देंगे जो वंचित रह गया। तो उसके बाद ये वंचित जातियां 42 कास्ट जो है उनके पक्ष में जाके खड़ी हुई। उसके बाद भाजपा आई, और उन्होंने क्या किया, इसके एवज में जब सरकार को 10 साल पूरे होने वाले थे 2020 में, जब हमें नहीं कुछ दिया गया तो हम लोगों ने आवाज तेज करी, तो सरकार ने आधा तो काम कर दिया है। शिक्षा में हरियाणा में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षा में है, और जिसमें इस बार 64 बच्चों के MBBS में एडमिशन भी है। तो 64 बच्चे जब समाज के निकल के आएंगे, वो डॉक्टर बन के आएंगे, और उससे समाज तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि इस समाज के बच्चे आज डॉक्टरेट भी हैं, डॉक्टर लाइन में भी MBBS में भी उन्हें सीटें मिल रही हैं। तो आज शिक्षा में हो चुका है। अभी उन्होंने वादा किया, अभी 16 तारीख को आचार संहिता लग गई, उसके बाद 17 तारीख को उन्होंने समय दे रखा था। तो माननीय CM साहब से हमारी बात हुई, और पूर्व CM जो मनोहर खट्टर जी थे उनसे भी, और भी बहुत से नेताओं से, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्षों, बड़े आराम से और गहनता से बैठ के इस पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप एक मौका हमें जरूर दे के देखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एकदम नहीं हम लोग भाजपा की तरफ गए। हमने जो हमारे कांग्रेस से CM थे भूपेंद्र हुड्डा के सामने कई बार प्रपोजल किया कि आप DSC पे चर्चा करें और अनाउंस करें। उन्होंने इसे दामन छुड़ा लिया और चुप्पी साध दी। आज वो चुप्पी इस कदर बढ़ गई कि ये
33 लाख का जो वोटर है डीएससी का, वो कहीं ना कहीं सोचने मजबूर हो गए। तो क्या आप मानते हो कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं? बिल्कुल, देखें हमारी अगर हम अपनी बात करें आज वंचितों की, तो एक अकेली पार्टी है जिन्होंने अपने खुले मंचों से ये अनाउंसमेंट की है और उस पर चर्चा की है कि भाई डीएससी जायज है और उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों को आज तक नहीं मिला। हम आम मुद्दों की बात पे आ जाते हैं। थोड़ा देश के हरियाणा की ही बात कर लें। हम हरियाणा के मुद्दे, ये हरियाणा में कितना विकास हो पाया है इस 10 साल के दौरान, और अब जो सीएम यहाँ पे नायब सैनी जी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में। जी देखें, आज इनके प्रचार में भी चल रहा है, इनने जो जो काम किए हैं, चाहे वो हाईवेज का काम हो, चाहे वो नौकरियां जो इन्होंने बिना खर्ची पर्ची है, क्योंकि मेरे नियर एंड डियर हैं जहाँ से लोग लगे हैं, वो कहते भाई साहब हमारे घरों में खाने को दाने नहीं थे, फिर भी हम लोग नौकरी लगे। और जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा जैसे पहले की जो सरकारें थी, वहाँ चर्चा थी कि आप लोग अपना बैग भारी करके चले और वहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी। 20-20 लाख रुपए में नौकरी बटी। और उसके बाद आज कुछ ऐसा देखने को हमें नहीं मिल रहा कि लोग कहते हैं कि हमें चाहे नौकरी कम है या ज्यादा, जो बैकलॉग की आपने बात कही, बैकलॉग भी हम कहते हैं बैकलॉग को भरा जाए, लेकिन उससे पहले हमारी तो जो मुख्य डिमांड है वो है कि SCA SCB को लागू किया जाए, और सरकार कर रही है। जो काम हमने हाईवेज वगैरह देखे हैं इनके। नौकरी के लिए जो एग्जाम दिया जाता है, बच्चे एग्जाम देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बैन लग जाता है। वो देखिए, पूर्ण तौर से तो संतुष्टि भारतीय की जनता कहीं नहीं है। जब कांग्रेस के 10 साल हुए थे तभी ये लोग बीजेपी को लेके आए थे, अब बीजेपी को हुए हैं, तो ये लोग बदलाव की मानसिकता रखते हैं लोग। लेकिन आज फिर भी एक स्टेबिलिटी आई है 10 साल के बाद। मैंने नहीं देखा इस तरह का माहौल कभी। 10 साल मैक्सिमम होते हैं, टर्म होते हैं, और इस बार जो हरियाणा का सर्वे है उसमें भी निकल के आ रहा है कि बीजेपी रिपीट कर रही है हरियाणा में, और अपने मुद्दों पे और जो भ्रष्टाचार या इस तरह की जो उनकी पॉलिसी रही उन पर रिपीट कर रही है। तो आप यमुनानगर से हो, और उसका यमुनानगर का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आता है। जी जी। तो क्या लोकसभा कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी MP रहे यहाँ से 4.5 साल, तो उनका कोई विकास कार्य आपको यहाँ पे दिखाई दिया? जी देखें, 2016 में आज तक मैं अगर स्पेशली अपनी बात करूँ, अपनी कम्युनिटी में आज तक हम लोगों को बड़े लंबे समय से हमारी कई डिमांड थी कि हमें एक बड़ा हॉल दिया जाएगा। मैं निजी अपनी बात करूं, जहां मैं रहता हूं, अम्बेडकर भवन, माननीय विधायक उस समय के हमारे श्याम सिंह राणा जी और नायब सैनी जी जो MP थे, उन्होंने वहां पे बहुत से काम करे, लगभग 2 करोड़ के डेवलपमेंट के काम किए, जिसमें मेरे घर के साथ ही अम्बेडकर भवन का एक बहुत बड़ा हॉल 62x33 का हॉल है, और बहुत से काम किए। तो काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, और आगे भी अगर आज हम सरकार के साथ हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार काम करे और हम लोगों के काम कराए। तो लाडवा की जनता का तो कहना यही है कि यहाँ पे पूरे 4.5 साल नायब सैनी जी कहीं दिखाई नहीं दिए, और 5 महीने से CM बने हुए हैं, सिर्फ घोषणाएं जरूर कर दी, 150 के करीब उन्होंने घोषणाएं भी कर दी हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी कहीं नहीं है। उसके बाद आचार संहिता लग गई है, बहाना उन्होंने बनाया है। हाँ देखिए, पता है क्या, उन्हें समय बड़ा कम मिला है, और एक बार जैसा वो कह रहे हैं दोबारा मौका दिया जाए तो देना चाहिए, और बहुत ही भले और शरीफ इंसान है। हम लोग भी जब 2-4 दफा उनसे मिले तो आज तक हमने ऐसा कोई CM देखा नहीं है। और रही बात वो कह रहे हैं नहीं मिले, देखिए जब उस कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें कहते थे कि रोहतक के CM है। ये तो बात आप लोगों ने भी सुनी कि जो डेवलपमेंट हुए सिर्फ रोहतक में हुए, तो बाकी तो पूरा हरियाणा तरस था। आज कम से कम CM को ऐसा नहीं है कि CM कोई हवाई है एक ही डिस्ट्रिक्ट में। पहले करनाल CM सिटी थी, उसके बाद अब यहाँ पे आपके लाडवा में जहाँ हम लोग खड़े, यहाँ पे लोगों को मौका मिल रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन आज क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, उससे हम लोग खुश है।